आदर अभिनंदन और स्वागत है आपका प्ले विद क्वेश्चंस में। आज से हम एक प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के माध्यम से हम सीखने का प्रयास करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे और जो भी एग्जाम्स में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे उन सभी पे चर्चा करके हम उनके कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल का नाम है प्ले विद क्वेश्चंस, अर्थात प्रश्नों से खेले। आप जितना प्रश्नों से खेलोगे आप उतना ही एग्जाम पास करने की कगार पे होगे, आपकी एग्जाम पास करने की संभावना उतना ही प्रबल होती जाएगी। तो इस कड़ी में हम सबसे पहले साइंस के फिजिक्स के मापन एवं मात्रक चैप्टर से शुरुआत करेंगे, जो कि साइंस की हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रुप डी के पेपर में केवल और केवल साइंस से 25 क्वेश्चंस, यूपी ट्रिपल एसटी लोअर पीसीएस के प्री में 20 से 25 क्वेश्चंस, मेंस में 30 से 35 क्वेश्चन केवल और केवल साइंस से होगा। तो हर एक एग्जाम में साइंस की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उस एग्जाम्स के हर एक क्वेश्चंस को शामिल करते हुए आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति किस पद्धति का विस्तारित रूप है। यहाँ पे प्रश्न होगा, यहाँ पे हम जवाब और उसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, उसका कंसेप्ट है, कैसे याद करना है, इन सभी चीजों की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। तो एसआई पद्धति किस पद्धति का विस्तारित रूप है, इसका जवाब होगा एमकेएस पद्धति का विस्तारित रूप है। और इसमें थोड़ा सा समझते हैं, 4 प्रकार की कुल पद्धति होती है। सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और 4th नंबर होता है एसआई सिस्टम, एसआई पद्धति। इन चारों में से आपसे पूछेगा सीजीएस पद्धति में समय को किस में मापते हैं, लंबाई को किस में मापते हैं, द्रव्यमान को किस में मापते हैं। तो सबका बस आप केवल और केवल ये फुल फॉर्म याद कर लो। सीजीएस का सेंटीग्राम सेकेंड, एफपीएस का फुट पाउंड सेकेंड, एमकेएस का मीटर किलोग्राम सेकेंड, एसआई सिस्टम का इंटरनेशनल डी सिस्टम यूनिट्स। अब सीजीएस पद्धति फ्रांस की देन है, एफपीएस पद्धति ब्रिटेन की देन है, एमकेएस पद्धति वैज्ञानिकों द्वारा अधिक माप में प्रयोग की जाने वाली पद्धति है और एसआई पद्धति उसी एमकेएस पद्धति का विस्तारित रूप है। इतना आपको बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कुल मूल राशि कितनी है। तो कुल मूल राशि की संख्या जो है वो 7 है। अब इन 7 का नाम आपको याद रखना है। इससे पहले आप ये समझो कि मूल राशि कहते किसे हैं। तो वे सारी भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं उन्हें मूल राशि कहते हैं, और वे भौतिक राशियां जो मूल राशि पर निर्भर करते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे स्वर किसे कहते हैं, वे अक्षर जो अन्य अक्षरों पर निर्भर नहीं करते हैं उन्हें स्वर कहेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं, जो स्वर पर निर्भर करते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक उसी तरीके से जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करते हैं उसे हम मूल राशि कहेंगे, और जो किसी अन्य राशि पर निर्भर करेंगे उसे हम व्युत्पन्न राशि कहेंगे। अब 7 प्रकार की मूल राशियां होती है। 7 का नाम आपको याद करना होगा, क्योंकि कभी पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि नहीं है, तो आप बता पाए। 7 का नाम है, पहला है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, 5वां विद्युत धारा, 6ठा ज्योति तीव्रता और 7वां है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। इन 7 का आपको ये याद रखना है, इन 7 का मात्रक याद रखना है। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, वैद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडिला और पदार्थ की मात्रा का मोल। इतना याद कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। भले उसमें वर्ष लगा है, समय है, लेकिन ये मात्रक किसका है, दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th पे आते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है,
जी की बीमा क्या है? तो किसी भी राशि की बीमा ज्ञात करने के लिए आप उसका केवल और केवल सूत्र याद रखो। जब सूत्र याद रखोगे तो आप उसका बीमा निकाल लोगे। जैसे F इक्वल टू होता है G M1 M2 अपान में R स्क्वायर। यहां से G इक्वल टू हो जाएगा F R स्क्वायर अपान M1 M2। अब F की बीमा क्या होती है? बीमा निकालना भी मैं आपको बताऊंगा। MLT के पावर -2, R स्क्वायर की बीमा L स्क्वायर, और यहाँ पे M1 M2 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? M के पावर 2। यहाँ एक M से एक M कैंसिल होगा, तो ये बच जाएगा M की पावर -1, L की पावर Q और T के पावर -2। ये हो जाएगा कैपिटल G का बीमा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर का है, दो ऐसी राशि जिनमें एक सदिश व एक अदिश हो परंतु दोनों की बीमा समान हो, तो वैसी कौन सी राशि है? तो वे है वेग और चाल। वेग सदिश राशि, चाल अदिश राशि। 5वां क्वेश्चन। अब समझते हैं जरा वेग और चाल कहते किसे हैं? तो विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं, दूरी और चाल के अनुपात को, दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। फिर से एक बार, विस्थापन और समय के अनुपात को वेग, दूरी और समय के अनुपात को चाल। अब विस्थापन क्या होता है? तो विस्थापन सदिश होगा, दूरी अदिश होगा। विस्थापन और दूरी होगा क्या? इसको थोड़ा ध्यान समझना। अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहेंगे, जबकि दूरी किसे कहते हैं? अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की संपूर्ण लंबाई को हम दूरी कहेंगे। जैसे ऐसे सरल भाषा में समझे, ये मार्कर है, इसको हम जमीन से उठाए और 5 फीट तक उठाए और फिर वहीं पे गिरा दें, तो इसका विस्थापन जो होगा 0 हो जाएगा, जबकि दूरी क्या होगा? यहां से यहां तक जितना संपूर्ण लंबाई तय किया तो उसको हम दूरी कहेंगे। इसको ऐसे कैसे समझते हैं? जैसे यहाँ है, ये पॉइंट ए है, यहां से कोई व्यक्ति चला और यहाँ पे आ गया, तो इसका विस्थापन क्या होगा? अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई इसका विस्थापन होगा, जबकि दूरी क्या होगा? ये चली गई संपूर्ण लंबाई इसकी दूरी होगी। तो इतना बात समझ में आपको आ गया। वेग सदिश, चाल अदिश। वेग विस्थापन और समय का अनुपात, चाल दूरी और समय का अनुपात। दोनों की बीमा सेम है, लेकिन दोनों एक अदिश और एक सदिश है। आगे आते हैं। अब इन दोनों की बीमा क्या होती है? LT के पावर -1। वेग की भी बीमा LT के पावर -1 और चाल की भी बीमा LT के पावर -1। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे आने से पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट की बात करते हैं। आखिर साइंस है क्या? तो साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंस्टिया से हुई है, और साइंस्टिया का मतलब होता है टू नो, यानी कि जानना। और कोई भी जानकारी होती है और उस पर एक तकनीकी रूप से प्रयोग किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, तो वही जानकारी एक विशेष जानकारी बन के वो विज्ञान के रूप में परिणित हो जाती है। जैसे ऐसे समझो इसको कि यदि आप कहीं भी पीपल के वृक्ष को पौधारोपण करते हुए नहीं देखे होंगे, वो कहीं भी छत पे, दीवार की दरारों में उग जाता है। तो कैसे उगता है? जब कोई चिड़िया पीपल के बीज को खा लेती है और नियत समय तक अपने पेट में रखती है और तब उसको मल द्वारा बाहर करती है, तो वो एक पीपल का वृक्ष बन जाता है। ठीक उसी तरीके से जब आप कोई इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना इकट्ठा करते हो, उस पर आप प्रोसेसिंग करते हो, आप उस पर शोध करते हो, तो वो विज्ञान का रूप धारण कर लेता है, यानी कि विशेष प्रकार की जानकारी को हम विज्ञान कहते हैं। अब इस विज्ञान में 3 प्रकार के विज्ञान को हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। पहला भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। अब इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त जानकारी आप ले लो। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा एवं ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? न्यूटन। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक पूछे तो अल्बर्ट आइंस्टीन। न्यूटन ने क्या क्या किया था?
तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, अवकल गणित का नियम दिया, सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ये भी सबसे पहले न्यूटन ने बताया था। अब आते हैं रसायन विज्ञान पे। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संघटन, संरचना एवं उनमें होने वाले आंतरिक परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवाशियर। अब क्वेश्चन उठेगा कि पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे सारी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं एवं जिनमें मात्रा उपस्थित होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब हवा पदार्थ है कि नहीं है? बिल्कुल पदार्थ है, क्योंकि हवा में भी स्थान घेरने की क्षमता होती है और हवा में भी मात्रा होता है। जैसे आप कोई प्लास्टिक लेंगे, उसको बंद कर देंगे तो वो फूल जाएगा, यानी कि उसमें क्या था? उसमें मात्रा हो गया, और यानी कि उसने कुछ स्थान कवर कर लिया, और जब तौलेंगे तो कुछ न कुछ उसमें मात्रा होगा। अब आते हैं जीव विज्ञान पे। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? ये भी एक विज्ञान की शाखा है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवन का, जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु हैं, यहाँ तक कि राजनीति विज्ञान के भी जनक अरस्तु है। और अरस्तु किसके शिष्य से? तो ये परंपरा शुरू होती सुकरात से। सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु, अरस्तु का शिष्य सिकंदर था। इतना बात आप ध्यान रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये बात समझ में आ गई कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान क्या होता है। अब इसी में भौतिक विज्ञान में हम अध्ययन किसका करते हैं? तो संपूर्ण भौतिक विज्ञान में हम राशियों के बारे में अध्ययन करते हैं। राशियां क्या होती है, इसे समझना आप। किसी भी वस्तु की विशेषता बताने वाले को हम राशि कहते हैं। जैसे कोरोना काल में सभी लोग दुख से पीड़ित हैं। अब दुख यहाँ पे राशि है। कोरोना काल में लोग तनाव से पीड़ित है, तनाव यहाँ पे राशि है, लेकिन ये भौतिक राशि नहीं है। भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो वे राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं और माप करके आंकिक मान के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे ऐसे समझो, आपके पास कितना दुख है कोरोना के कारण, हम इसे नहीं माप सकते हैं। कितने तनाव में आप चल रहे हो, इसे नहीं माप सकते हैं। लेकिन कोरोना के कारण गाड़ियां सड़क पे कम चली, जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण में कमी आई, इसको हम माप सकते हैं। डेसिबल से ध्वनि को मापा जाता है, तो ये भौतिक राशि हो गई। ध्वनि एक भौतिक राशि हुई। ठीक उसी तरीके से कोरोना के कारण ध्वनि प्रदूषण में कमी आई, वातावरण प्रदूषण में कमी आई, जिसकी ओजोन छिद्र की परत भर गई। अब उसकी ओजोन परत की मोटाई को हम डाप्सन से माप सकते हैं, तो ओजोन परत की मोटाई भी एक भौतिक राशि हो जाएगी। तो वे सारी राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं, माप करके आंकिक मान के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। नेक्स्ट बात है मात्रक किसे कहते हैं। तो किसी भी राशि को, भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमने एक निश्चित मानक मान लिया और उसी मानक को हम मात्रक कहते हैं। जैसे आप किसी फॉर्च्यून की दुकान पे जाओ और कहोगे कि हमें 2 दे दो। अब 2 क्या दे दो? 2 मीटर दे दो, 2 केजी दे दो, 2 ग्राम दे दो, ये उसको पता नहीं चलेगा। तो इसी को अच्छे तरीके से व्यक्त करने के लिए हमने एक निश्चित मानक मान लिया और वही मानक कहलाता है मात्रक। जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? मात्रक हो जाएंगे। आगे है, अब मात्रक के आधार पे 3 प्रकार की राशियां होती है। मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। अभी हम लोगों ने पढ़ा मूल राशि 7 होती है। उसके अलावा 2 पूरक राशि होती है, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन का पूछता है मात्रक क्या होता है? कोण। और स्टेरेडियन का मात्रक क्या होता है? घन कोण। और उसके अलावा जितने भी फिजिक्स में राशियां हैं वो व्युत्पन्न राशियां होती हैं। उसके बाद टॉपिक है बीमा क्या होता है। तो बीमा किसे कहते हैं? किसी भी राशि को ध्यान से समझना है। यहाँ पे बीमा क्या होगा यहीं पे समझते हैं। जब हम किसी राशि को MLTA थीटा की घात के रूप में लिख करके बड़े पुस्तक में लिख देते हैं, तो वही बीमा का रूप हो जाता है। अब लिखेंगे कैसे? जैसे हमने आपको बताया कि लंबाई के लिए 5 बीमा याद रखो। जैसे द्रव्यमान का बीमा कैपिटल M, लंबाई का कैपिटल L, समय का कैपिटल T,
वैद्युत धारा का कैपिटल ए और ताप का थीटा या के। अब जितने भी राशियां होंगी, व्युत्पन्न राशियां, उनके मात्रक में घात के रूप में जब हम लिख देंगे तो वही बीमा होगी। ऐसे समझते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को मीटर में मापते हैं, दोनों को जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, l की पावर 2। अब यही l की पावर 2 जो है वो किसकी बीमा हो गई, क्षेत्रफल की बीमा हो गई। ठीक उसी तरीके से आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तब इसका मात्रा क्या, इसकी बीमा क्या हो जाएगी, l का क्यूब। उसके बाद वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर अभी हम लोगों ने पढ़ा विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं। अब विस्थापन की बीमा क्या होगी, चाहे विस्थापन का है चाहे दूरी का है, दोनों की बीमा l होगी। तो विस्थापन की बीमा l हो गई और समय की बीमा t हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, lt के पावर -1। इतना बात समझ में आया। ठीक उसी तरीके से हम त्वरण का निकाले तो त्वरण बराबर क्या होगा, वेग परिवर्तन बटा में समय। तो वेग परिवर्तन का अभी हमने निकाला कितना है, lt-1, और समय का क्या हो जाएगा t, तो lt-1 और ऊपर जाएगा t, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, lt के पावर -2। उसी तरीके से हम बल की बीमा निकाले तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर m इंटू ए, F इक्वल टू m इंटू ए। तो m की बीमा m हो जाएगा और a की बीमा lt के पावर -2, तो ये पूरा हो जाएगा m lt के पावर -2। तो इस तरीके से हम जितने भी राशियां हैं उनका सूत्र याद रखेंगे तो सबका बीमा निकल जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। इसको इरेज कर देते हैं जरा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। इससे पहले एक और बात जान लें, दिशा के आधार पे कितने प्रकार की राशियां होती है, तो दिशा के आधार पे 2 प्रकार की राशि होती है, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं, वे राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं, और वे राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे हम अदिश राशि कहते हैं। इनका एग्जाम्पल्स कुछ याद रखेंगे आप। सदिश का एग्जाम्पल्स क्या क्या रहेगा, तो सदिश में वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, भार, ये सबके सब सदिश होंगे। अदिश में क्या क्या होगा, अदिश में आपका हो जाएगा क्षेत्रफल, आयतन, वैद्युत धारा, द्रव्यमान एक्सेट्रा। अब एक बात समझो, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, भार सदिश है, द्रव्यमान अदिश है। तो पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पे जितना बल लगाया जाता है वो भार होता है, और किसी वस्तु में जो मात्रा उपस्थित होती है वो द्रव्यमान होता है। इतना बात समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पार्श्विक मात्रक है। तो पार्श्विक जो है किसका मात्रक है, छठा नंबर, पार्श्विक दूरी का मात्रक है, और यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। एक पार्श्विक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सातवां, प्रकृति में उपस्थित सबसे मजबूत बल कौन सा होता है। तो प्रकृति में सबसे मजबूत बल जो होता है वो होता है प्रबल नाभिकीय बल। इसको थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ याद करेंगे कि मूल रूप से प्रकृति में 4 बल होता है। एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, एक होता है वैद्युत बल, एक होगा दुर्बल नाभिकीय बल, और एक होगा प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल। अब समझना, इन सभी में सबसे मजबूत होता है प्रबल नाभिकीय बल। तो देखने से तो ऐसा लग रहा है कि सबसे कमजोर दुर्बल नाभिकीय बल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे कमजोर जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब इसमें गुरुत्वाकर्षण बल कहते किसे, इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के मध्य लगने वाले, दो पिंडों के मध्य
उनकी द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा और हमेशा आकर्षण बल होगा, और ये दो पिंडों के बीच जो होगा आकर्षण पैदा करेगा। तो क्या होता है, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटा में r², यानी कि उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है बल, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक उसी तरीके से जब यहाँ पे लेंगे तो ये होगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा में r²। इन दोनों में अंतर मूल क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल केवल और केवल आकर्षण बल होगा, और वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों होगा। ठीक, तो हमें याद रखना है सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल, सबसे मजबूत बल प्रबल नाभिकीय बल, और प्रबल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना अधिक होता है, तो 10 की घात याद रखेंगे 38 गुना अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण बल से दुर्बल नाभिकीय बल कितना अधिक होता है, तो 10 की घात 25 गुना अधिक होता है। और ये कहे कि प्रबल नाभिकीय बल दुर्बल नाभिकीय बल से कितना अधिक होता है, तो 10 की घात 13 गुना अधिक होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब आगे क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला है कि माइक्रोन, मीटर, एंगस्ट्रॉम एवं प्रकाश वर्ष का बढ़ता क्रम क्या है। तो सबसे पहले इसे ये याद रखेंगे कि माइक्रोन में क्या होता है, 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 मीटर। मीटर के साथ सबकी तुलना कर देंगे। एंगस्ट्रॉम 10 की घात -10 मीटर, और प्रकाश वर्ष होता है 3.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर, और इसी को हम कहते हैं लगभग 10 की घात 16 मीटर। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये है, तो ये सबसे लास्ट में रहेगा। सबसे छोटा कौन है, 10 की घात -10। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले एंगस्ट्रॉम को, फिर माइक्रोन को, फिर मीटर को, और उसके बाद प्रकाश वर्ष को। ये होगा इसका बढ़ता क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, 9 नंबर, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। चारों में से बताना है कि माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मी में से लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। तो इसके लिए आप जितने भी 10 की घात के अनुलग्न और पूर्वलग्न होते हैं उसे आप याद कर लो। जैसे 10 की घात 1, 2, 3, 4, 3 के बाद 6, 9, 12, 15 और 18, इन सब के बारे में समझो। इसके लिए 3 याद कर लो आप। डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार। फिर से डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार। मतलब 10 की घात 1 डेका, 10 की घात 2 किलो, 10 की घात 2 हेक्टो, 3 किलो, और 6 जो होगा ये होगा मेगा, 12 जो होगा ये होगा टेरा, 15 जो होगा ये होगा पेटा, और ये होगा एक्सा। तो इतना ये याद कर लो। फिर यही माइनस में जब कहानी चलेगी तो -1, -2, -3, -6, -9, -12, -15 और -18। तो -1 क्या होगा, इसके लिए याद करो, दशम 10 है, दशम डेसी सवम सेंटी है हजारवा भाग मिली, दशम डेसी सवम सेंटी है हजारवा भाग मिली। तो ये हो जाएगा डेसी, ये हो जाएगा सेंटी, ये हो जाएगा मिली, और ये हो जाएगा माइक्रो, -9 नैनो, -12 पीको, -15 फेम्टो, या इसी को हम कहते हैं फर्मी, और इसको कहते हैं हम आटो। अब आपका प्रश्न आसान हो जाएगा। इस तरीके से कोई पूछे उसे भी कर ले जाओगे, और ऐसे पूछे इसे भी। तो सबसे न्यूनतम इकाई इसमें से कौन दिख रहा है, सबसे न्यूनतम इकाई फर्मी दिख रहा है, यानी कि 10 की पावर -15। तो ऐसे इसको हल कर ले जाएंगे, इसको नोट कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ये भौतिकी का प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। तो भौतिकी का प्रथम नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो W.C. रोजन को मिला था, W.C. रोजन को मिला था।
अब इसी में क्वेश्चन में ऐड हुआ है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1895 में स्थापना हुई थी। कैसे हुई थी? अल्फ्रेड नोबेल के वसीयत के माध्यम से हुई थी। कब सर्वप्रथम दिया गया था? 1901 में सर्वप्रथम दिया गया था। और डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया। इतनी बात को आप ध्यान रखोगे। तो इस तरीके से हमारी आज की ये क्वेश्चन से प्ले करने की या क्वेश्चन से सीखने की श्रृंखला यहीं पे समाप्त हुई। आप कमेंट करके बताना कि आपको ये श्रृंखला कैसी लगी, और आप ये भी ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि 10 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही थे। आप मित्रों को अपने शेयर करके उनसे भी पूछना कि उनके कितने सही थे, और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि हम और आप एक दूसरे से जुड़े रहें और इसी तरीके से ये श्रृंखला चलती रहे। धन्यवाद।